Welcome everyone. Our ongoing topic is appointment powers, duties, and rights of an auditor. In the previous sessions, we discussed about the appointment rights, qualifications, disqualifications, and status of a company auditor. Our subtopic for today is the duties of a company auditor. So let's begin. Duties of a company auditor are basically divided into two categories. The first one is the primary duty, and then we have other duties. What is the primary duty of an auditor? मुख्य कर्तव्य क्या है? एक कंपनी ऑडिटर का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना. किस चीज से रक्षा करना? अब देखिए, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो डायरेक्टर्स बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाती है, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी ना कभी किसी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है. मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? गलत तथ्य या बहकाने वाले तथ्य हो सकते हैं जो कि वित्तीय मामलों से संबंधित हो, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड कुछ मिसरिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, कुछ गलत बातें हो सकती हैं जो कि डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने की कोशिश करते हैं. सो ऑडिटर का मुख्य कर्तव्य क्या है कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह की कोई भी गलत बात है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में खुलासा करना, उसका डिस्क्लोजर करना. किसे करना? शेयर होल्डर्स को उन बातों का डिस्क्लोजर करना, ताकि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट्स की रक्षा हो सके, ताकि शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा हो पाए. सो सबसे पहला कर्तव्य तो कंपनी ऑडिटर का यही है कि शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना. अदर ड्यूटीज, अन्य कर्तव्य क्या है? जो अन्य कर्तव्य हैं वो हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. द फर्स्ट कैटेगरी इज ड्यूटीज अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट में क्या कर्तव्य लिखे गए हैं कंपनी ऑडिटर के? सेकेंड कैटेगरी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में क्या कर्तव्य लिखे गए हैं? एंड थर्ड कैटेगरी इज इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट डिसीजंस. कुछ न्यायिक फैसले हैं, कुछ न्यायिक फैसलों में ऑडिटर्स की कुछ ड्यूटीज सुनाई गई हैं. उन न्यायिक फैसलों में क्या ड्यूटीज ऑडिटर की सुनाई गई हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे. जो मुख्य कर्तव्य है वो आपका यहीं पर खत्म हो गया है. अब हमें अन्य कर्तव्यों की तरफ बढ़ना है, दैट इज अदर ड्यूटीज. और इसमें जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज द ड्यूटीज अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बात क्या कही गई है? पहला कर्तव्य क्या है एक ऑडिटर का? द फर्स्ट ड्यूटी इज टू चेक सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स. कुछ विशेष पॉइंट्स की जांच करना. कौन से सेक्शन में कहा गया है ये? सेक्शन 143 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट. सेक्शन 143 जो है इंडियन कंपनीज एक्ट का, उसमें कहा गया है कि ऑडिटर को कुछ विशेष पॉइंट्स की जांच करना अनिवार्य है. वो पॉइंट्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज whether loans given by company are adequately secured. कंपनी ने यदि लोन्स दे रखे हैं, उधार दे रखे हैं, तो क्या उन उधारों के बदले में पर्याप्त सिक्योरिटी रखी है या नहीं रखी? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो हम उसका कुछ सामान अपने पास गिरवी रख लेते हैं. ऐसे ही यदि कंपनी ने किसी को लोन दिया है, किसी को कोई उधार दिया है, तो क्या कंपनी ने उस उधार के बदले में पर्याप्त सुरक्षा रखी है या नहीं रखी? क्या पर्याप्त चीजें गिरवी रखी है या नहीं रखी, इस बारे में चेक करना है. किसने? ऑडिटर ने. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. और क्या चेक करना है उसे? जो लोन्स कंपनी ने दिए हैं, क्या उन लोन्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, जिन शर्तों पर वो उधार दिया गया है, क्या वो शर्तें शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ तो नहीं? क्या वो शर्तें जो हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? ये देखना है उसे.
तीसरी बात क्या देखनी है, जो ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्रीज में रिकॉर्ड करी गई हैं, क्या वो कंपनी के हितों के खिलाफ तो नहीं। देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक्चुअली में लेन देन नहीं होता, सिर्फ बुक्स में ही रिकॉर्ड की जाती है, सिर्फ बुक्स में दिखाई जाती है, एक्चुअली में असल में वहां पर कोई किसी तरह का लेन देन नहीं होता। ऐसी एंट्रीज के केस में, ऐसी ट्रांजैक्शंस के केस में जो कि सिर्फ बुक एंट्री के माध्यम से ही रिकॉर्ड करी गई है, एक्चुअल में किसी तरह का लेन देन नहीं हो रहा, वहां पर फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर ऑडिटर का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्रीज के द्वारा रिकॉर्ड करी गई हैं, क्या वो कंपनी के हितों के खिलाफ तो नहीं है, ये देखना उसका कर्तव्य है। इसके अलावा क्या कर्तव्य है ऑडिटर का, क्या देखना है उसे। इसके अलावा ऑडिटर को ये पॉइंट चेक करना है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स, कंपनी के एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, कंपनी ने कहीं ना कहीं निवेश कर रखा होगा, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होंगे, कंपनी ने कहीं डिबेंचर्स खरीद रखे होंगे। तो यदि कंपनी के पास ऐसे कोई शेयर्स या डिबेंचर्स हैं, ऑडिटर को ये चेक करना है कि ऐसे शेयर्स या डिबेंचर्स अगर कंपनी ने बेच दिए हैं, सेल कर दिए हैं, तो क्या उनका जो सेल प्राइस है वो उनके परचेज प्राइस से कम तो नहीं। मान लीजिए कि मैंने शेयर खरीदा था 100 रुपए में और मैंने उस शेयर को बेच दिया 80 रुपीज में, मेरा परचेज प्राइस 100 है और मैंने उसको सेल किया 80 रुपीज पे, मुझे लॉस हुआ 20 रुपीज का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी जो ऑडिटर है, कंपनी का जो ऑडिटर है, उसे ये चेक करना है कि यदि कंपनी ने कहीं पर निवेश किया हुआ है, जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर्स में निवेश किया है, तो और ऐसे शेयर्स और डिबेंचर्स वो कंपनी बेच रही है, तो जो सेल प्राइस है वो परचेज प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज, क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसे खर्चे तो नहीं है जो कि किसी के निजी खर्चे हो। देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें सिर्फ कंपनी से संबंधित खर्चे आने चाहिए। डायरेक्टर्स के, एम्प्लॉइज के या मैनेजर्स के जो निजी खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हैं, वो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आने चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना एक ऑडिटर का कर्तव्य है। तो क्या क्या चेक करेगा एक ऑडिटर। द फर्स्ट पॉइंट इज, कुछ खास तरह के पॉइंट्स, कुछ विशेष पॉइंट्स को चेक करना ऑडिटर का कर्तव्य है। उन पॉइंट्स में आपके पास 5 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लेट्स सी। देखिए जी, साथ साथ अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको वो वर्ड्स याद रहें। क्या जो लोन्स दिए हैं, कंपनी ने जो उधार दिया है, क्या वो पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, क्या उसके बदले में कंपनी ने पर्याप्त सिक्योरिटी ली है या नहीं ली। दूसरा, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर, जिन शर्तों पर लोन दिया गया है, क्या वो शर्तें शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ तो नहीं। थर्ड, जो ट्रांजैक्शंस सिर्फ बुक एंट्रीज के माध्यम से रिकॉर्ड करी जा रही हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस कंपनी के हितों के खिलाफ तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेदर एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एसेट्स हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज, क्या कंपनी ने उनको परचेज प्राइस से कम दाम पर तो नहीं बेचा। एंड कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं है। ये सब जांच करना किसकी ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी है। आइए जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। दूसरी ड्यूटी क्या है, टू इशू रिपोर्ट।
रिपोर्ट इशू करना। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट करना, और ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे शेयर होल्डर्स को जारी करना। ठीक है जी। अब कौन कौन से अकाउंट्स उसको ऑडिट करने हैं? उसको अकाउंट्स ऑडिट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, बैलेंस शीट देखनी है और अदर डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। और ऑडिटर को अपनी ओपिनियन देनी है, राय देनी है कि क्या कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। देखिए जी, ये बात हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। जब से हमने ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है, तब से हम ऑडिटर का कर्तव्य स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि उसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का वो क्या रहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर अपनी राय देना। देन इज रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि ऑडिटर ने जिस इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन की मांग की थी। कभी देखिए, ऑडिट के दौरान ऑडिटर को कई तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी या फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन उसको कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा मिलती है। तो यदि कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज ऑडिटर को ऐसी किसी भी तरह की जानकारी या स्पष्टीकरण देने से मना कर देते हैं, तो उसे अपनी रिपोर्ट में इस बारे में लिखना होगा कि उसे ये जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है जी। और यदि ऑडिटर को शक है, संदेह है कि कंपनी में किसी तरह का कोई फ्रॉड चल रहा है, तो उसे इन डेप्थ एग्जामिनेशन करनी होगी, उसे गहराई से जांच करनी चाहिए। और यदि जांच के दौरान उसे कोई ऐसे तथ्य पता चलते हैं, ऐसे कोई फैक्ट्स सामने आते हैं, तो उसे अपनी रिपोर्ट में उन्हें मेंशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मेन कर्तव्य क्या है, उसकी मेन ड्यूटी क्या है? उसे शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करनी है। सो वो कैसे करेगा? वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में वो यह बताएगा कि क्या कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस बारे में वो अपनी ओपिनियन देगा, अपनी राय देगा। और यदि उसे ऑडिट के दौरान मांगी गई कोई जानकारी या एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, तो इस बारे में वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। और यदि उसको आशंका है किसी फ्रॉड से संबंधित, कि कंपनी में किसी तरह का फ्रॉड चल रहा है, तो उसे चाहिए कि वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन करे, गहराई से जांच करे। और इस गहराई से जांच करने में यदि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ तथ्य उसके सामने आते हैं, तो उन तथ्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखना उसका कर्तव्य है। नेक्स्ट इज टू गिव अ रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी प्रोस्पेक्टस कब जारी करती है? आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस कब जारी किया जाता है? जब कंपनी नए शेयर्स अपने फ्लोट करना चाहती है, न्यू शेयर्स पब्लिक से पैसा मंगवाना चाहती है, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब प्रोस्पेक्टस में कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि कंपनी के पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो सिचुएशन है, वो सब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। अब यहाँ पर ऑडिटर का कर्तव्य क्या है? यहाँ पर ऑडिटर का कर्तव्य ये है कि प्रोस्पेक्टस में अपनी रिपोर्ट देना। क्या रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट देगा किस बारे में? कंपनी के पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की रिपोर्ट देगा। वो कहाँ पर? प्रोस्पेक्टस में। ये उसका कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है कि जो कंपनी का अभी बिल्कुल पहले जो वित्तीय वर्ष निकला है, फाइनेंशियल ईयर निकला है, उसकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट क्या होती है? 31 मार्च। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग डेट है, दैट इज 31 मार्च, उस दिन कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्थिति क्या रही? और कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्थिति आपको कहाँ से पता चलती है? आपको बैलेंस शीट से पता चलती है। और इसके अलावा जो ऑडिटर है वो किस बारे में अपनी रिपोर्ट देगा प्रोस्पेक्टस में? कि कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पिछले 5 वर्षों में कितना रहा है। रेट ऑफ डिविडेंड 5%, 8%, 10%। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने कितने कितने रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इस बारे में रिपोर्ट देगा
ऑडिटर यह उसका कर्तव्य है। इसके अलावा टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर का और क्या कर्तव्य है? इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना। देखिए जी, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, कोई जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में कंपनी के मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया जाता है, आप जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। सो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो कंपनी में आता है और कंपनी के बुक्स या डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरह की जानकारी मांगता है, और ऐसी जानकारी यदि ऑडिटर के पास उपलब्ध होती है तो ऑडिटर का कर्तव्य है कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यदि ऑडिटर से किसी तरह की जानकारी की उम्मीद है तो उस जानकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर को उपलब्ध करवाना ऑडिटर का कर्तव्य है। नेक्स्ट इज टू गिव रिपोर्ट ऑन सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी क्या होता है? उधार चुकाने की क्षमता। ये रिपोर्ट कब बनती है, पहले तो ये देखते हैं। देखिए, जब कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप होती है, वॉलंटरी का मतलब है ऐच्छिक, जब कंपनी का ऐच्छिक समापन होता है। देखिए, वाइंडिंग अप क्या है? एक लीगल प्रोसेस है, एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे कि आप कंपनी का समापन कर देते हैं, कंपनी की जो वर्किंग है उसको खत्म कर देते हैं। ये एक तरह से कंपनी की डेथ है कि कंपनी की डेथ हो गई, एक कानूनी तौर पर कंपनी की डेथ हो गई है। सो वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है? जब कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स वॉलंटैरिली ये सोचते हैं कि भाई कंपनी को अब हमें बंद कर देना चाहिए, तो उसे कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सो जब कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है तब जो डायरेक्टर्स हैं उनको एक स्टेटमेंट देनी होती है जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ये स्टेटमेंट डायरेक्टर्स को क्यों देनी होती है? ये देखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है, कंपनी के एसेट्स इतने हैं कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को चुका पाए। क्या है? देखिए कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इतने पर्याप्त हैं कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं उनको चुकाया जा सके। जब एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा होते हैं तो आप अपने उधारों को चुका पाते हैं। सो जब कंपनी वॉलंटरी बंद हो रही होती है उस केस में डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होता है कि कंपनी में ऋण चुकाने की क्षमता है और हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं। ये जो डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इशू किया है, इसके ऊपर ऑडिटर का क्या कर्तव्य है कि इस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे, अपनी रिपोर्ट दे। ये जो घोषणा करी है, घोषणा ऑफ सॉल्वेंसी, ऋण चुकाने की क्षमता के ऊपर जो घोषणा करी है डायरेक्टर्स ने, उसके ऊपर रिपोर्ट देगा ऑडिटर। यह उसका कर्तव्य है कि क्या ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ठीक है भी या नहीं, क्योंकि ऑडिटर को कंपनी के सारे मैटर्स के बारे में पता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता है, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पता है। सो यहाँ पर जो ऑडिटर है वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो कंपनी की सॉल्वेंसी को सर्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर वो अपनी इस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा, यह उसका कर्तव्य है। एंड द लास्ट ड्यूटी अंडर कैटेगरी 1 इज टू हेल्प द एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल कौन होता है? देखिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होता है, कानूनी सलाहकार होता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और इन लीगल प्रोसीडिंग्स की जांच कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एडवोकेट जनरल करता है। वो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है वो इन लीगल प्रोसीडिंग्स की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इस एडवोकेट जनरल को उसके काम में सहयोग देना ऑडिटर का कर्तव्य है।
आइए देखते हैं दोबारा से हमारी कैटेगरी 1 क्या है। प्राइमरी ड्यूटी हमारी खत्म हो चुकी है यहीं पर। अदर ड्यूटीज में हम फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। और हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिसमें our फर्स्ट पॉइंट इज कि कुछ विशेष पॉइंट्स की जांच करना, जिसमें कि हमने 5 सब पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि क्या जो लोन्स हैं उसके अगेंस्ट पर्याप्त सिक्योरिटी है या नहीं, क्या लोन्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो शेयर होल्डर्स के हितों के खिलाफ तो नहीं, क्या जो बुक एंट्रीज हैं, जो ट्रांजैक्शंस बुक एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करी गई हैं वो कंपनी के हितों के खिलाफ तो नहीं है, क्या कंपनी के जो एसेट्स हैं जैसे कि शेयर्स डिबेंचर्स उनको उनका जो सेल प्राइस है वो परचेज प्राइस से कम तो नहीं है, क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कुछ विशेष पॉइंट्स की जांच करना। दूसरा कर्तव्य क्या है ऑडिटर का, रिपोर्ट इशू करना, अपनी रिपोर्ट जमा करवाना। ऑडिटर्स किसे, शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट जमा करवाना और उस रिपोर्ट में यह बताना कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं या नहीं दिखाते। तीसरा कर्तव्य क्या है, कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जमा करना और इस रिपोर्ट में उसका क्या कर्तव्य है, वो क्या लिखेगा कि कंपनी के पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या थे। 5 साल के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या थे ये देखना। कंपनी के पिछले साल की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन थी ये चेक करना। और कंपनी ने पिछले 5 सालों में क्या रेट ऑफ डिविडेंड दिया है ये देखना। रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहा पिछले 5 साल में, इस बारे में अपनी रिपोर्ट जमा करवाना ऑडिटर का कर्तव्य है। अगला कर्तव्य है टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, किसी तरह की कोई जांच पड़ताल चल रही है कंपनी के अगेंस्ट तो उस बारे में हेल्प करना। टू गिव रिपोर्ट ऑन सॉल्वेंसी, कंपनी के ऋण चुकाने की क्षमता के ऊपर अपनी रिपोर्ट देना किसका काम है, ऑडिटर का कर्तव्य है। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दी जाती है और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कौन देता है, डायरेक्टर्स देते हैं। इस घोषणा के ऊपर अपनी रिपोर्ट जमा करवाना ऑडिटर का कर्तव्य है। और फर्स्ट कैटेगरी में लास्ट कर्तव्य क्या है, टू हेल्प द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की हेल्प करना। यदि डायरेक्टर्स के खिलाफ किसी तरह की कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं तो ऑडिटर जनरल को यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिटर से उस बारे में सहयोग करना ऑडिटर का कर्तव्य है। इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी स्टार्ट होती है एंड द सेकंड कैटेगरी इज ड्यूटीज अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 ऑडिटर के किन कर्तव्यों की बात करता है। द फर्स्ट इज, ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जब उसकी नियुक्ति की जा रही है, उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे कंपनीज एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन हो रहा है। ठीक है जी, आइए हाईलाइट करते हैं साथ साथ कि उसकी नियुक्ति के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, इस बारे में सुनिश्चित करना ऑडिटर का कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है, अपनी अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, जब भी वो अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा, अपनी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले जो पूर्व ऑडिटर होगा, जो प्रीवियस ऑडिटर है, प्रीवियस ऑडिटर को नोटिस देना होगा। क्या नोटिस देना होगा कि मैं अपना जो पद है वो ग्रहण कर रहा हूं। अपनी अपॉइंटमेंट का नोटिस देना है, किसे देना है, प्रीवियस ऑडिटर को, पूर्व ऑडिटर को। और क्या कर्तव्य है ऑडिटर का, ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अनक्वालिफाइड है, जो कि सीए नहीं है, उसे अपने नाम पर प्रैक्टिस ना करने दे, अपने नाम पर काम ना करने दे। क्योंकि यदि ऑडिटर किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को, जो कि अयोग्य व्यक्ति है, उसे अपने नाम पर काम करने देगा तो इससे ऑडिटर का खुद का काम खराब होगा।
ठीक है जी, क्योंकि जो चीजें एक क्वालिफाइड सीए चेक कर सकता है वो एक नॉर्मल पर्सन चेक नहीं कर सकता। सो ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि वो अपने नाम पर किसी अयोग्य व्यक्ति को काम ना करने दे। फोर्थ ड्यूटी क्या है यहाँ पर कि ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह कंपनी के किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉई को किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉई को अपनी कमाई में साझीदार ना बनाए। जिस कंपनी का वो ऑडिट करने जा रहा है उस कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज को अपनी कमाई में भागीदार ना बनाए। ठीक है जी, यदि वो ऐसे ऑफिसर या किसी कर्मचारी को अपनी कमाई में साझीदार बनाएगा, इससे वो अपना काम, अपना ऑडिट का जो काम है वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। फिफ्थ ड्यूटी इज कि ऑडिटर का कर्तव्य है कि वो किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन के साथ पार्टनरशिप ना करे। उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी जो व्यक्ति अयोग्य है। ठीक है जी, इससे पहले हमने कौन सा पॉइंट किया था कि अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम पर कार्य नहीं करने देना है। यहाँ पर क्या है कि किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट ड्यूटी इज अपनी नियुक्ति के लिए, अपनी अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर को किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं करना है। एडवर्टाइज नहीं करना भाई, एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। आपने कभी किसी सीए की एडवर्टाइजमेंट देखी है? कोई सीए एडवर्टाइज कर रहा हो टीवी पर या न्यूज़पेपर्स में? नहीं कर सकते। जो सीएज हैं वो ये काम नहीं कर सकते, वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते अपनी नियुक्ति के लिए। सेवेंथ पॉइंट इज कि ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह कोई भी ऐसा व्यवसाय ना करे, कोई भी ऐसी ऑक्यूपेशन में शामिल ना हो जो कि काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। देखिए जी, काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक लिस्ट जारी करी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो सीएस हैं वो वही काम कर सकते हैं जो उस लिस्ट में मेंशन्ड है। काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो लिस्ट दी है उसमें ऐसे काम दे रखे हैं, ऐसे व्यवसाय दे रखे हैं जिनमें कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट संलग्न हो सकता है, ऐसे कार्य वो कर सकता है। यदि उस लिस्ट से बाहर जाकर ऑडिटर कोई भी ऐसा व्यवसाय करता है जो कि उस लिस्ट के हिसाब से नहीं है तो वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा। तो उसका कर्तव्य क्या है कि वही व्यवसाय कर सकता है वो जो व्यवसाय काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा लिस्ट में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मिलती है तो ऑडिटर कोई भी ऐसी रेम्यूनरेशन स्वीकार नहीं करेगा जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर आधारित हो, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर आधारित हो। जैसे कि मान लीजिए कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन ऐसे फिक्स हुई है कि भाई मैं तो 10% ऑफ कंपनी के प्रॉफिट लूंगा। किस तरह से कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% हिस्सा मैं लूंगा, 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, ये मेरी सैलरी होगी। ऐसा नहीं करना है। एक ऑडिटर कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर आधारित अपनी रेम्यूनरेशन स्वीकार नहीं कर सकता, यह उसका कर्तव्य है। क्योंकि यदि वो ऐसा करने लगा तो वो अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। वो तो फिर यही चाहेगा कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो अधिक से अधिक दिखाए। वो अधिक प्रॉफिट्स दिखाने के चक्कर में वो खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो उसे कोई भी ऐसी रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट नहीं करनी जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर आधारित हो। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ले ले, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरह से रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो रेम्यूनरेशन स्वीकार नहीं कर सकता, यह उसका कर्तव्य है। नेक्स्ट इज ऑडिट के दौरान कुछ भी यदि उसको महत्वपूर्ण तथ्य उसके सामने आते हैं, कोई फैक्ट्स उसके सामने आते हैं, तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों को गुप्त रखना है, उसे डिस्क्लोज नहीं करना है।
जो भी फैक्ट्स ऑडिट के दौरान उसके सामने आते हैं, ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि वो उनको गुप्त रखे। नेक्स्ट इज, भाई जो भी निर्धारित सीमा है ऑडिट्स की जो भी निर्धारित सीमा है उससे अधिक ऑडिट्स को एक्सेप्ट ना करना। मैम ये क्या होता है निर्धारित सीमा? देखिए जी, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने रिसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ सालों में ऑडिटर्स के ऊपर लिमिट लगा दी है कि आप इतने से ज्यादा ऑडिट्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये लिमिट फिक्स कर दी है 20 ऑडिट्स की, कि कोई भी एक सीए जो है वो 20 से ज्यादा ऑडिट्स नहीं ले सकता, 20 से ज्यादा ऑडिट्स नहीं ले सकता। ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले वो ये सुनिश्चित कर ले कि कहीं वो इस निर्धारित सीमा से बाहर तो नहीं जा रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह अपने पार्टनर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को ऑडिट रिपोर्ट ना साइन करने दे। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन कौन कर सकता है? सीए कर सकता है, और पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन कर सकता है? जो भी उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। तो ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि जो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर वो साइन किसे करने देगा? या तो खुद करेगा या फिर अपने पार्टनर को करने देगा। इसके अलावा कोई भी और व्यक्ति ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट ड्यूटी इज, अब देखिए ऑडिट के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ऑडिटर के सामने आते हैं। तो ऑडिटर का कर्तव्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करे। अपनी रिपोर्ट में किसी भी तरह के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको डिस्क्लोज करना, उनका प्रदर्शन करना ऑडिटर का कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है ऑडिटर का? भाई अपना काम लापरवाही से नहीं करना है, अपना काम पूरी ईमानदारी से दिल लगाकर करना है, लापरवाही नहीं करनी है। एंड द लास्ट ड्यूटी हियर इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यदि ऑडिटर ने किसी भी तरह की कुछ सर्टिफिकेशन देनी है, प्रमाणीकरण करना है, प्रमाणित करनी है कोई बात, तो बिना पर्याप्त जांच के किसी भी चीज को प्रमाणित ना करे। जब तक उसने प्रॉपर जांच, पर्याप्त जांच, एडिक्वेट एग्जामिनेशन नहीं की हो, तब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी भी बात को सर्टिफाई ना करे। ये कर्तव्य हैं अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। आइए दोबारा से देखते हैं फटाफट क्या कर्तव्य है। द फर्स्ट ड्यूटी इज अपनी अपॉइंटमेंट को देखना, सुनिश्चित करना कि क्या मेरी अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुई है या नहीं हुई। अपनी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रीवियस ऑडिटर है उसको अपनी नियुक्ति का नोटिस देना उसका कर्तव्य है। तीसरा, ऑडिटर का कर्तव्य है कि वो अपने नाम पर किसी भी अयोग्य व्यक्ति को प्रैक्टिस ना करने दे, अपने नाम पर किसी अयोग्य व्यक्ति को कार्य ना करने दे। और ऑडिटर का क्या कर्तव्य है कि कंपनी के किसी भी ऑफिसर को अपनी कमाई में, अपनी अर्निंग्स में साझीदार ना बनाए, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अपने साथ पार्टनरशिप में ना लेकर आए। और क्या कर्तव्य है? अपनी नियुक्ति के लिए विज्ञापन ना देना, यह उसका कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है? काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो जो व्यवसाय बताए हैं उन व्यवसाय के अलावा कोई भी और व्यवसाय ना करना, यह उसका कर्तव्य है। अपनी रेम्यूनरेशन को कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ संबंधित करना उसका कर्तव्य नहीं है। वो रेम्यूनरेशन ऐसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर आधारित हो। यदि ऑडिट के दौरान कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य उसके सामने आते हैं तो उनको गुप्त रखना ऑडिटर का कर्तव्य है। जो भी निर्धारित सीमा है ऑडिट्स की, ऑडिट करने की जो भी सीमा है, उस सीमा से अधिक ऑडिट्स को एक्सेप्ट नहीं करना, यह उसका कर्तव्य है। और क्या है जी? ऑडिट रिपोर्ट को
अपने पार्टनर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति से सिग्नेचर्स नहीं करवाने हैं। अपनी रिपोर्ट में जो कुछ भी ऑडिट के दौरान उसको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता चले हैं उस बारे में डिस्क्लोजर करना उसका कर्तव्य है। अपना काम लापरवाही से ना करना उसका कर्तव्य है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी बात को यदि वो सर्टिफाई करना चाहता है, प्रमाणित करना चाहता है, तो बिना पर्याप्त जांच के प्रमाणित ना करना यह उसका कर्तव्य है। सो with this our second category is over, first and second category is over. अब थर्ड कैटेगरी क्या है ड्यूटीज की? ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। भाई न्यायिक फैसलों पर आधारित कुछ कर्तव्य हैं। कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे फैसले सुनाए हैं अलग अलग केसेस में जहां पर आपको ऑडिटर्स की जो ड्यूटीज हैं वो क्लियर होती हैं। क्या है हम बहुत ही ब्रीफ में करेंगे। द फर्स्ट इज द बैलेंस शीट की ट्रूथफुलनेस की जांच करना। और ट्रूथफुलनेस क्या है? बैलेंस शीट की सच्चाई की जांच। तो न्यायिक फैसलों में क्या परिणाम सामने आया कि ऑडिटर का कर्तव्य है कि ऑडिटर बैलेंस शीट की सच्चाई की जांच करे कि क्या बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिए गए हैं क्या वो सही है या गलत। दूसरा कर्तव्य क्या है? कोई भी जानकारी जो वो दे रहा है सबसे पहले तो वो जानकारी स्पष्ट हो, क्लियर कट हो, स्पष्ट जानकारी दे और एकदम सच्चाई से दे, ईमानदारी से दे। उसे कहीं पे भी छल नहीं करना है। ऑडिटर को अपना जो भी काम करना है वो ऑनेस्टी से करना है, ईमानदारी से करना है और जो भी जानकारी देनी है वो क्लियर कट वे में देनी है। थर्ड ड्यूटी इज कि अपना कार्य उसे एकदम टैक्टफुली करना है, चतुराई से अपना काम करना है और काम करते हुए उसे कॉशियस रहना है, कॉशियसली करना है। कॉशियसली मतलब सतर्क रहकर उसे अपना काम करना है। यदि कोई भी ऐसे संदेहजनक हालात पैदा हो जाते हैं, कोई डाउटफुल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जहां पर उसको लगता है कि कंपनी में किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, वहां पर उसका कर्तव्य बनता है कि वो गहराई से जांच करे ताकि उसे उन फ्रॉड्स की वजह पता चल पाए। और उसका क्या कर्तव्य है? कंपनी को कंपनीज एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करना होता है। ऑडिटर को यह देखना है कि क्या कंपनी कंपनीज एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन कर रही है या नहीं कर रही। यदि कंपनी कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करे, पालन ना करे, वॉयलेशन करे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का, तो ऐसे में कंपनी का ऑडिटर है उसका यह कर्तव्य बनता है कि इस बारे में वो जानकारी दे कि कंपनी कहीं कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। इस बारे में जानकारी देना ऑडिटर का कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है ऑडिटर का? भाई क्लाइंट के साथ चीटिंग नहीं करनी है, किसी तरह का धोखाधड़ी या छल नहीं करना है क्लाइंट के साथ। और देखिए शक भी एक हद तक ठीक रहता है। जब हम शक करते हैं एक हद तक शक ठीक रहता है, होना भी चाहिए। लेकिन जब जो आपका शक है, संदेह है, वो हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और सामने वाले के लिए भी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए ऑडिटर का ये कर्तव्य है कि वो संदेहजनक हालातों में जांच करे, लेकिन उसका यह कर्तव्य भी है कि वो बेवजह संदेह ना करे, बेवजह संदेह ना करे, यह उसका कर्तव्य है। और लास्ट में क्या है कि बिना जांच के, बिना एग्जामिनेशन के वो अकाउंट्स की शुद्धता की गारंटी ना ले। वो ये ना बोले एकदम से कि मैं गारंटी देता हूं कि जो अकाउंट्स हैं वो सही हैं। भाई ऑडिट भी एक लिमिट तक ही होता है। ऑडिटर जो है, हम प्रीवियस सेशंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑडिट में जो ऑडिट किया जाता है वो ऑडिटर कैसे करता है? टेस्ट चेकिंग अप्लाई करता है। सारी ट्रांजैक्शंस नहीं चेक करता। अगर 100 ट्रांजैक्शंस हैं
तो उसमें से कोई 50 या 60 ट्रांजेक्शन्स चेक कर लेगा, 50 और 60 ट्रांजेक्शन्स, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को वो चेक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो ऑडिट का रिजल्ट है वो टेस्ट चेकिंग के ऊपर आधारित होता है। तो क्या वो उसका गारंटी लेना, अकाउंट्स के ऊपर गारंटी लेना क्या सही है उसका? नहीं जी। सो उसे बिना पर्याप्त जांच के कंपनी के अकाउंट्स की शुद्धता की गारंटी नहीं लेनी है, यह उसका कर्तव्य है। सो दीज आर सम ड्यूटीज जो कि कोर्ट के डिसीजंस में सुनाई गई हैं। ठीक है जी। सो विद दिस आर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर का जो टॉपिक है दैट कम्स टू एन एंड। क्या क्या ड्यूटीज हैं ऑडिटर की? दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुख्य कर्तव्य है वो यही है ऑडिटर का, ये देखना कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही, यह कर्तव्य है उसका। और जो दूसरे अन्य कर्तव्य हैं वो आपके 3 भागों में डिवाइडेड हैं: इंडियन कंपनीज एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट डिसीजंस। जो आपकी ड्यूटीज अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट हैं, इसके आपके 6 पॉइंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन कम्स योर ड्यूटीज अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। इसमें हमने छोटे छोटे कई पॉइंट्स करे हैं। पॉइंट्स इसमें कई हैं, 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं वो इजी हैं, इजी टू रिमेम्बर। और मैंने आपके लिए हर पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट किया है। और हाईलाइट करने की वजह ये है कि आपको जो कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो आपको यहाँ पर याद रहेंगे। और ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर आपके पास 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।